आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कॉन्टिन्यूटी पर मबनी है, जो कि असल में था कार्नट हीट इंजन। हीट इंजन असल में क्या करता है कि ये कन्वर्ट करता है हीट को मैकेनिकल वर्क में, जबकि जो कार्नट हीट इंजन है ये एक्चुअली हमारे पास थ्योरेटिकली आइडियलाइज्ड हीट इंजन है, जिसमें जो एनर्जी लॉस है वो बिल्कुल ज़ीरो है, जिसकी वजह से इस आइडियल कार्नट हीट इंजन की एक्चुअली जो एफिशिएंसी है वो 100% होती है। फिर उसके बाद हमने चीज़ों को डिस्कस किया था, फिर हमने कंस्ट्रक्शन इसकी देखी थी, और इसमें ये देखा था कि हमारे पास इसके अंदर 4 रिवर्सिबल प्रोसेसेस शामिल हैं, जिसमें आइजोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइजोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन है। जिसमें आइजोथर्मल से मुराद सेम टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपैंड होना गैस का। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब है कि विदाउट हीट ट्रांसफर गैस का जो वॉल्यूम है उसका इंक्रीज होना, जबकि सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन कंप्रेशन में ये होता है कि वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो अब मैं आपको एक एनिमेशन पर लेकर चलता हूँ और वहां से एक कंप्लीट ओवरव्यू दे देता हूँ कार्नेट हीट इंजन का। यह एनिमेशन मैंने javalab.org की वेबसाइट से ली है, जिसमें बताना ही चाहता हूँ कि कार्नेट इंजन के अंदर जो जो 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं वो कैसे हो रहे थे। इसमें यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ प्लॉट किया गया है। वॉल्यूम ये होता है कि कितने जगह जो घेरी होती है गैस पार्टिकल्स ने, वो है, जबकि प्रेशर है कि जो पार्टिकल्स यहाँ पर इस कंटेनर में मौजूद होंगे वो जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। जबकि जो टेम्परेचर है वो आपके पास कोई चीज़ कितनी ठंडी है, कोई चीज़ कितनी गर्म है उसको कहते हैं। तो गैस कितनी ठंडी या गर्म है वो असल में उसका टेम्परेचर है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये होता है कि हम गैस को एक्चुअली हीट करते हैं, लेकिन ये हीटिंग इस तरह से करनी है कि असल में आपके पास ये जो गैस है इसका वॉल्यूम तो एक्चुअली इंक्रीज करे, लेकिन जो इस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। और इसी चीज़ को आप इस एनिमेशन में स्टेप बाय स्टेप में रन कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, पॉज करता हूँ, रन करता हूँ, पॉज करता हूँ, तो आप ये देख रहे हैं कि असल में ये जो गैस है वो क्या हो रही है, वो एक्सपैंड हो रही है, यानी कि इसके ऊपर वर्क हो रहा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद अब ये वर्क हो रहा है, उसके बाद फिर ये एडियाबैटिक इसमें जो है वो होगी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी, फिर आपके पास थर्मल कंप्रेशन होगा और फिर उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। तो जिस स्टेट से स्टार्ट होता है ये वापस घूम के उसी स्टेट पर आ रहा है। तो ये असल में हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जो कार्नट हीट इंजन है वो एक्चुअली आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होने की वजह से इस कार्नट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो हाईएस्ट है। और अगर ये आइडियल कार्नट हीट इंजन हो तो असल में जो इसकी एफिशिएंसी है वो 100% होती है। अब चलें मैं आपको इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन और इसमें ये प्रोसीजर कैसे हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसी एनिमेशन की पिक्चर में काट कर आपके सामने ले आया हूँ और यहीं से मैं अब आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। लेट्स से कि हमारे पास ये एक कंटेनर है और उस कंटेनर में एक्चुअली हमारे पास ये जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एक्चुअली हमारे पास समझ लें कि आइडियल गैस है। तो चलें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर हम इन गैस पार्टिकल्स को इस कंटेनर में इंसर्ट कर देते हैं, और ये जो गैस है हमारे पास ये एक्चुअली क्या है, आइडियल गैस है। और इस आइडियल गैस की खास बात यह है कि इन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस वेरी लार्ज है, और उसके साथ साथ एक्चुअली जो फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स है वो असल में जीरो है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एक्चुअली जीरो है। जबकि यहाँ पर ये जो चीज़ है आपके पास, ये जो हिस्सा है एक्चुअली ये मूवेबल और मूवेबल पिस्टन है, जैसे आपके पास एक इंजेक्शन का होता है। और ये जो मूवेबल पिस्टन है इसकी खास बात यह है कि ये एक तो मूवेबल पिस्टन होने के साथ साथ ये असल में फ्रिक्शनलेस भी है। ये जो दूसरी खासियत है इसकी, फ्रिक्शनलेस पिस्टन का क्या मतलब है, असल में फ्रिक्शनलेस पिस्टन होने की वजह से ये पिस्टन क्या कर सकता है, ये फ्रीली मूव कर सकता है बगैर किसी रेजिस्टेंस के। उसके बाद ये जो चीज़ है, और ये असल में हमारे पास वॉल्स हैं, ये भी वॉल है आपके पास ये हिस्सा, और ये भी एक्चुअली क्या है, ये वॉल है। लेकिन इन वॉल्स की भी एक खास बात है। खास बात ये, इस पिक्चर को थोड़ा मैं इधर अभी रख करके ना फिर मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक्चुअली इंसुलेटेड वॉल्स हैं। इंसुलेटेड वॉल्स का फायदा ये है कि जो हीट है वो इन वॉल्स की मदद से ना बाहर से अंदर इंटर होगी और ना ही अंदर से बाहर जाएगी, लेकिन सिर्फ जो साइड वॉल्स हैं वो ही इंसुलेटेड वॉल्स हैं। जबकि ये जो बेस है आपके पास, ये भी यहाँ पर भी तो एक वॉल होगी ना। ये जो बेस है एक्चुअली ये एक्चुअली कंडक्टिंग बेस है, यानी कि जो हीट है जो ट्रांसफर की जाएगी इस कंटेनर में जो मौजूद गैस पार्टिकल्स हैं आइडियल गैस के, वो इस कंडक्टिंग बेस की मदद से हीट क्या की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी। जबकि इसी कंडक्टिंग बेस के जरिए से यहाँ से नीचे से क्या की जाएगी, हीट को ट्रांसफर किया जाएगा। वो हीट कंडक्टिंग बेस की मदद से एक्चुअली इन गैस पार्टिकल्स को मिलेगी। तो ये एक्चुअली हमारे पास हीट सोर्स है जिसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से क्या होगा कि आपके पास इस कंडक्टिंग बेस की मदद से जब हीट
ट्रांसफर होगी इन गैस पार्टिकल्स को। तो इसको हम अपने प्रोसेस का स्टार्ट कह रहे हैं, तो वो हम पॉइंट अभी शुरू में मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहाँ पर वो ये है, और इस पॉइंट को हम अभी नाम दे देते हैं ए का। फिर उसके बाद ये जो हिस्सा है जहाँ से इसको हम नाम दे देते हैं बी का, जबकि इसके बाद इसको नाम दे देते हैं सी का, और इसको नाम दे देते हैं डी का। और ये वो कर्व था जो कि आपने देखा था एनिमेशन के अंदर बन रहा था, लेकिन अब ये बना कैसे है उसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो जो ए पॉइंट है इस पर लेट से जो प्रेशर है वो P1 है, यानी कि जो नंबर ऑफ यानी कि जो पार्टिकल्स कोलिजन्स कर रहे हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ उसको हम प्रेशर कह रहे हैं, जबकि वॉल्यूम पॉइंट ए पर वो एक्चुअली कितना है वो V1 है। और जो टेम्परेचर है उसको हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर क्या है वो T1 है। अब जब आपने हीट सप्लाई की तो हीट सप्लाई करने की वजह से ये पार्टिकल जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे हीट एनर्जी को, तो इनकी जो मोशन है ये जो वो क्या हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। जब असल में मोशन इंक्रीज होगी तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स को क्या होना चाहिए वो इंक्रीज होना चाहिए। सो इसका मतलब है मोशन जब इंक्रीज करेगी तो चूंकि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो जो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इसकी वजह से हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, वो भी एक्चुअली क्या हो जाएगी वो इंक्रीज कर जाएगी। और जो टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर है और सॉरी जो टेम्परेचर ऑफ द पार्टिकल्स है वो असल में क्या हो जाएगा वो इंक्रीज कर जाएगा, या टेम्परेचर ऑफ गैस क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन चूंकि हम चाहते हैं कि कौन सी एक्सपेंशन हो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए तो टेम्परेचर को क्या रहना चाहिए वो तो कांस्टेंट रहना चाहिए ना। तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा अब उसकी बात करते हैं। ये तो शुरू में जो होगा वो बता रहा हूं। अब ए से जो बी का हिस्सा है यहाँ पर इसमें जो है वो आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है, और इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान आपके पास जो गैस का वॉल्यूम V है वो एक्चुअली क्या करेगा वो इंक्रीज करेगा। वो वॉल्यूम इसी वजह से इंक्रीज कर रहा है ताकि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब ही यही है कि असल में जो गैस आइडियल मौजूद है इस वॉल्स ऑफ द इस कंटेनर में उसका जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली चेंज ही ना हो। और जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इसका मतलब है कि जो डेल टी है वो इक्वल टू 0 है। तो इस गैस का जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है उसकी कॉस्ट ये है कि आपके पास ये जो पार्टिकल्स हैं वो असल में क्या करेंगे कि ये जो पिस्टन है इसको जाके हिट करेंगे, और जब ये हिट करेंगे तो ये असल में प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो क्योंकि पिस्टन मूवेबल और फ्रिक्शनलेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए यानी कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स उसको कांस्टेंट रखने के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है वो एक्चुअली क्या करे वो इंक्रीज करे। जब ये पिस्टन मूव करेगा तो जो गैस पार्टिकल्स जो जगह घेर रहे होंगे वो भी असल में क्या हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ए से बी जो पोर्शन होगा उसके दौरान जब आप हीट सप्लाई कर रहे होंगे कंडक्टिंग बेस की मदद से के जरिए से, तो आपके पास जो गैस है वो एक्सपैंड करी। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ए बी जो कर्व है उसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है। तो अब ए से बी के दौरान आपके पास ये हो रहा होगा कि जो प्रेशर है वो एक्चुअली क्या किया होगा वो P जो है आपके पास वो डिक्रीज किया होगा, यानी कि जो प्रेशर है उसकी वैल्यू अगर हम वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे देखें तो वो तो ये P1 होगी जो कि लार्जर वैल्यू है, जबकि यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो असल में कम होगी, क्योंकि y एक्सिस में जितना ऊपर होगा उसका मतलब है प्रेशर उतना ज़्यादा है ना। तो जो P2 है एक्चुअली वो आपके पास इस सिनेरियो में क्या है वो लेस देन है किससे P1 से, लेकिन जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली क्या हुआ होगा वो इंक्रीज हुआ होगा यानी कि V2, जबकि जो टेम्परेचर है इस टाइम ड्यूरेशन में वो तब्दील नहीं हुआ। तो जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली क्या रहेगा वो T1 रहेगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर को डिक्रीज होना पड़ता है ताकि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, और यही असल में बॉयल्स लॉ कहता है। तो ये जो ए से बी है इस पोर्शन के अंदर आपके पास या इस हिस्से में आपके पास एक्चुअली बॉयल्स लॉ क्या हो रहा है वो एक तरह से आप कह सकते हैं ओबे हो रहा है। और बॉयल्स लॉ भी असल में आइडियल गैस लॉ है, और इस कंटेनर में मौजूद भी कौन सी गैस है आइडियल गैस है। तो इसका मतलब है कि जो मैं बात कर रहा हूं वो सही है। अब जब आपके पास पॉइंट बी अचीव हो जाता है, यानी कि एनिमेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास इस टाइम ड्यूरेशन में एजोथर्मल एक्सपेंशन हो रही होगी। उसको मैं रन करता हूँ स्लोली स्लोली, आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस पोर्शन पर आपके पास वॉल्यूम क्या हो चुका है एक्चुअली वो लार्ज हो चुका है। और इसी चीज़ को आप यहाँ पर अगर मैं सेम वही सिलेंडर है मेरे पास तो आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है जो कि कलरफुल है ये एक्चुअली ज़्यादा यानी कि ये लार्ज वॉल्यूम है, जबकि ये स्मॉलर वॉल्यूम है। अभी जो बी से सी का पोर्शन है इसमें एक्चुअली ये हो रहा होगा कि आपके पास इस बी से सी के पोर्शन में क्या हो रहा होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही होगी।
जबकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब असल में यहाँ पर यह है कि जो आपने हीट सोर्स कनेक्ट किया हुआ था वो अब आपने हीट सोर्स क्या कर दिया है, वो रिमूव कर दिया है। तो इसमें यहाँ पे लिख सकता हूँ कि क्या करना है कि रिमूव हीट सोर्स। जब आपने हीट सोर्स रिमूव किया तो इसका मतलब है जो हीट ट्रांसफर हो रही है डेल क्यू, हम कह लेते हैं कि डेल क्यू वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि ट्रांसफर हो रही है, वो असल में अब कितना है, वो फिर असल में 0 है। तो जब आपने हीट ही रिमूव कर दी, इसका मतलब है कि अब आपके पास एक्सपेंशन होनी है, तो एक्सपेंशन की कॉस्ट ये होगी, एक्सपेंशन से मुराद अभी दोबारा यही है कि जो वॉल्यूम है वो फर्दर इंक्रीज करे। वो वॉल्यूम फर्दर तभी इंक्रीज कर सकता है कि आपके पास, चूंकि आप तो हीट सप्लाई नहीं कर रहे ना अब, तो अब जो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है वो वॉल्यूम एक ही कॉस्ट पे इंक्रीज कर सकता है, और वो कॉस्ट ये है कि एक्चुअली जो टेम्परेचर ऑफ द गैस है वो डिक्रीज करे आपके पास यहाँ पर, और टेम्परेचर के साथ साथ जो प्रेशर है जो कि अब P2 था वो भी एक्चुअली क्या करे, वो प्रेशर भी डिक्रीज करे। यानी कि यहाँ पर आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम के प्रेशर और टेम्परेचर के डिक्रीज होने से ही जो आपके पास वॉल्यूम है वो एक्चुअली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो बी से सी में जब आ पाएंगे तो एक्चुअली प्रेशर अब आपके पास P3 हो चुका होगा, जो वॉल्यूम है वो V2 से चेंज होके V3 हो चुका होगा, जबकि जो टेम्परेचर है वो T1 से चेंज होकर एक्चुअली T2 हो चुका होगा। जबकि इस पोर्शन में आपके पास एक कर्व में एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है, यानी कि आपने जो हीट सोर्स है वो रिमूव कर दिया हुआ है, किसी किस्म का हीट सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जा रहा, ना सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है। ये हमारा सिस्टम है जो जिसमें गैस मौजूद है, जबकि ये हमारी सराउंडिंग है जहां से हम हीट ट्रांसफर करते हैं। तो अभी तक हमने ए से बी पोर्शन में और बी से सी पोर्शन में जो चीजें हो रही हैं उनको डिटेल के साथ देख लिया है। जब इसमें वॉल्यूम फर्दर इंक्रीज करेगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, तो आपके पास ये होगा कि जो पिस्टन है जो कि पहले अगर यहां तक मूव हुआ था एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर, तो अब उसके बाद वो वॉल्यूम और फर्दर क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो ये वो वॉल्यूम है सारा जो एक्चुअली आपके पास जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई है, तब का वॉल्यूम है सारा, समझ लें, जिसको मैं यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ आपके पास। जबकि आपके पास जो अगला हिस्सा है ये वाला, ये उस वजह से आ रहा है, ये इतना वॉल्यूम तब बढ़ रहा है जब आपके पास असल में एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई है। तो दोनों को आपने फर्क करना है। तो अगर एनिमेशन में हम देखें तो इसको मैं रन भी यहाँ पर करता हूँ आपके सामने। तो अभी ये इस पोर्शन पे आपको ये डॉट देखना है, ठीक है, मैं इसको स्लो स्लो चलाऊंगा ताकि आपको समझ आए। तो अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास अब क्या है कि आपके पास ये वॉल्यूम यहाँ तक आपके पास आ चुका है, ठीक है, और ये मैक्सिमम इंक्रीज है। अब उसके बाद असल में कंप्रेशन शुरू हो जाएगी। कंप्रेशन में क्या होता है कि वॉल्यूम क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। कब, अब हम वो सिनेरियो ले लेंगे जिसमें आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा होगा और आपकी गैस जो है वो क्या हो जाना शुरू हो जाएगी, कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो जो फर्दर डिटेल्स हैं अब उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो काबिल गौर बात है वो याद रखनी है कि जो आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी वो लार्जर है एज कंपेयर टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो why adiabatic expansion is larger than why isothermal expansion is larger than adiabatic expansion, वो इस वजह से क्योंकि isothermal expansion के अंदर इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज नहीं आता। जबकि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की असल में मोशन की वजह से होती है, गैस पार्टिकल्स की, जो कि असल में उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स होगी। तो आपके पास जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है इसमें एक्चुअली आपके पास इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज है वो एक्चुअली 0 होता है। लेकिन जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही होती है इसमें एक्चुअली इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है, क्योंकि एक्चुअली जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है इसका मतलब ये होता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल्स है वो भी डिक्रीज हुई है, यानी कि वो पार्टिकल्स स्लो डाउन हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में उनकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हुई है, वो डिक्रीज हुई है। तो ये मेन वजह बनती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का बड़ा होना एडियाबैटिक एक्सपेंशन से। तो आज हमने कार्नट हीट इंजन के बारे में पढ़ा। अब जो बकिया डिटेल्स हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।